नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्राम प्रधान के कितने प्रकार के खाते होते हैं और उन खातों में कितने प्रकार से धन आता है। उन खातों का वास्तविक खातेदार कौन होता है, किनके साइन से कोई धन निकलता है और वह विकास के कार्यों में इस्तेमाल होता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है। इनके पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने विस्तार से समझा था। तो बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर इस पर भी वीडियो बनाइए कि एक ग्राम प्रधान के कितने खाते होते हैं। तो देखिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा ही है, तो आप कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि एक गांव में अगर जनसंख्या 1000 ही है, हालांकि किसी ग्राम सभा की जनसंख्या 1000 से कम हो ही नहीं सकती, तो 1000 से ही शुरुआत होती है। अगर 1000 से ज़्यादा है और लगभग 2000 तक है, तो उस गांव में विकास कार्यों के लिए कम से कम 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष आता है। कम से कम, अधिकतम कितना आ जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 40 लाख तो आएगा ही। हालांकि फिक्स नहीं है कि 40 लाख आएगा, लेकिन एक अनुमान के तौर पे। तो अगर 40 लाख रुपए आता है तो जाहिर सी बात है कि किसी खाते में आएगा, और ये 40 लाख रुपए सिर्फ एक काम के लिए नहीं, गांव के विभिन्न कामों के लिए आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राम प्रधान के खाते कितने प्रकार के होते हैं। खाते यानी कि अकाउंट्स। देखिए, जो खाते होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वित्तीय खाता, एक होता है अन्य खाता। अन्य खाते की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है, इसे पर्सनल खाता भी बोल सकते हैं, यानी ये प्रधान का वास्तविक खाता होता है। तो इसकी चर्चा हम इसमें देखेंगे कि जो वित्तीय खाता होता है वो अभी तक का मतलब जो अभी हाल में ही अप्रैल में पंचायत का चुनाव हुआ है, तो जो पंचायत का गठन होगा अब स्पेशल उत्तर प्रदेश में, तो उसका क्या होगा, उसमें कुछ बदलाव होना है। वो क्या बदलाव होगा हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जो नियम था अभी आपको हम वो समझाते हैं कि वित्तीय खाता में 13वां, 14वां और 15वां, ये क्या है? 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग। ये वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, जो पूरे देश के लिए वित्तीय योजनाओं का काम करता है, यानी कि कितना धन कहाँ पे देना है इसका पूरा विवरण वो प्रस्तुत करता है सरकार के पास। और वही पंचायती राज व्यवस्था के लिए भी काम करता है। और स्पेशल राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग होता है, जिसकी शुरुआत 1993 से हुई। ये जो वित्त आयोग है ये संविधान बनने से ही शुरू हो गया था, इसलिए 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग और अभी 2020 से 15वां वित्त आयोग चलेगा। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1993 से दिया गया, तो राज्यों के लिए अलग वित्त आयोग है जिसका गठन उस राज्य का राज्यपाल करता है 5 वर्ष के लिए, और वह पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायतों के लिए और लोकल गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो उत्तर प्रदेश में 4 राज्य वित्त आयोग समाप्त हो चुके हैं और केंद्र लेवल पर 14 वित्त आयोग समाप्त हो गए हैं, 15वां चल रहा है और राज्य में यूपी में 5वां। तो जो खाता होता है वो अभी तक 13वें वित्त आयोग का, 14वें वित्त आयोग का और 15वें वित्त आयोग का। 13वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो था 2010 से 2015 तक था। 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 तक और 15वां वित्त आयोग 2020 से 2025 तक चलेगा। वित्त आयोग को हम आपको विस्तार से समझाएंगे, तब हम उसमें स्पेशल चर्चा करेंगे कि ये 13वां वित्त आयोग किस लिए बना था, इसका उद्देश्य क्या था, 14वां का उद्देश्य क्या था, 15वां का, और इनके अध्यक्ष कौन कौन है, ये हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप इनको हम एक मतलब आपको समझ में आए इसलिए हम थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। तो 2010 और 2015 के लिए जो
पंचायतों के लिए योजना थी और पूरे देश के लिए योजना थी, वह 13वें वित्त आयोग ने बनाई। तो जाहिर सी बात है कि कुछ काम पूरे हो गए होंगे 2015 तक में ही, और कुछ काम बचे रहे होंगे या चल रहे होंगे, है कि नहीं। इसीलिए जब 14वां वित्त आयोग लगा तब भी 13वें वित्त आयोग के जो अधूरे काम थे वो चालू थे। इसलिए ग्राम प्रधान के 2010 से, जो 2010 में चुनाव हुआ था उसमें 13वां वित्त आयोग, उसके पहले 12वें वित्त आयोग के खाते होते थे। 2015 और 20 के बीच में जो अभी पीछे समाप्त हुआ है पंचायत का कार्यकाल, उसमें 3 प्रकार के खाते, 13वां, 14वां और 15वां। 15वां जो है वो 2020 से 2025 के कामों के लिए जो भी सरकार के पास योजना है उनका पैसा 15वें में आएगा, और जो 15 से 20 के बीच में जितनी भी योजनाएं थी उनका पैसा 14वें में आएगा। तो आपको समझ में आ गया, अभी तक जो कार्यकाल समाप्त हुआ उसके लिए ग्राम प्रधान के पास 3 प्रकार के खाते होते थे, 13वें वित्त के लिए, 14वें वित्त के लिए और 15वें वित्त के लिए। ये तीनों खाते जॉइंट खाते होते हैं, यानी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार गांव का प्रधान नहीं होता। इसमें गांव का प्रधान और गांव का ग्राम विकास अधिकारी, जिसको कहीं कहीं सेक्रेटरी भी कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी का सिग्नेचर होता है और प्रधान का सिग्नेचर होता है। तो कोई भी धन इन दोनों के सिग्नेचर से ही निकलता है, ठीक है। अब पहले आपको एक छोटी सी बात समझा देते हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जो कार्यकाल समाप्त हुआ और नया कार्यकाल आया, तो जो पुराने कार्यकाल में खाता था क्या वही खाता नए कार्यकाल में भी रहेगा? तो बिल्कुल वही खाता रहता है। जैसे मान लीजिए 2015 से 2020 के बीच में ए नाम के व्यक्ति प्रधान थे किसी गांव के, 20 से 25 के बीच में बी जीत गए, यानी कि अब बी प्रधान बन गए। तो अब जिस दिन से इनका कार्यकाल शुरू होगा, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद इनका जो नाम इस खाते में था, तीनों खाते में, इनका नाम अब हट जाएगा, कट जाएगा और नए प्रधान का नाम खाते में जुड़ जाएगा, उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो जाएगा। और अगर ग्राम विकास अधिकारी पुराने वाले ही हैं तो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, और अगर कोई नए आ गए हैं तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स पूरा स्कैन होगा, सिग्नेचर स्कैन होगा, फोटो स्कैन होगा, यानी खाता नंबर वही रहेगा, पुराने प्रधान का नाम हट करके नए प्रधान का नाम जुड़ जाएगा। यह खाता किसी प्राइवेट बैंक में नहीं खोला जाता, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक या फिर ग्रामीण बैंक, यानी कि सरकारी बैंकों में ही खोला जाता है। यह एक एग्रीमेंट होता है, उस ब्लॉक के आसपास जो बैंकें होती हैं सरकारी, वहीं पे ये खाता खोला जाता है। अब समझिए एक नया टर्म PFMS, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। पहले क्या होता था कि गांव में जितने भी गांव के विकास के लिए पैसा आता था वो पूरा ग्राम प्रधान के खाते में आता था। यहाँ तक कि उस गांव में जितने लोगों को पेंशन दी जानी है उनका भी पैसा ग्राम प्रधान के खाते में आता था। जिनको इंदिरा आवास देना है उनका भी पैसा आता था। मनरेगा में जितने मजदूर कार्य कर रहे हैं उनका भी पैसा प्रधान के खाते में, यानी कि प्रधान के खाते में व्यक्तिगत लोगों का भी पैसा आता था जो सरकार से मिल रहा है, और उस गांव के काम के लिए भी आता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी धांधली होती रही होगी, बहुत धांधली होती थी, ज़रूरतमंदों को बहुत कम मिल पाता था। इसीलिए पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू किया गया। इसमें हुआ क्या कि इसमें डायरेक्ट केंद्र से पैसा व्यक्ति को पहुंचना शुरू हुआ, और यह योजना सबसे पहले शुरुआत हुई मनरेगा में। पहले इसका नाम नरेगा था, अब इसका नाम मनरेगा है। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, इसको भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो मनरेगा में पहले पैसा खाते में आता था किसके? प्रधान के। तो समस्या होती थी, तो इस सिस्टम के तहत डायरेक्ट सारे मजदूरों का अकाउंट खुलवाया गया। जिनका पहले से खाता था उनके खाते में डायरेक्ट केंद्र से पैसा भेजना शुरू हो गया, और जिनका नहीं था उनका खुलवाया गया। तो सबसे पहले मनरेगा के लिए अलग से व्यक्तिगत खाता खुलवाया गया और केंद्र का पैसा सीधे उनके पास आने लगा। प्रधान से अब कोई मतलब नहीं है। इतना ही मतलब है कि अब वो केवल ये क्लियर करेंगे कि हाँ कितने लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, किसको काम मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, केवल ये मैनेज करेंगे।
मनरेगा के बाद पेंशन के लिए शुरू हुआ। पेंशन का मतलब जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरह का जो पेंशन मिलता है वो भी डायरेक्ट अकाउंट में आने लगा पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सीधे। प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास के तहत जो घर मिलता है उसके लिए भी जो पात्र है उसके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र किया जाने लगा। तो इस तरह से लगभग आधा पैसा केंद्र का और राज्य सरकार का जो सीधे प्रधान के अकाउंट में आता था वो अब डायरेक्ट जिनको मिलना है लाभ उनके खाते में आने लगा। अब प्रधान के खाते में किस प्रकार का पैसा आता है, जैसे मान लीजिए कि खड़ंजा बनवाना है, नाली बनवानी है, गांव में सड़क बनवानी है, तो इसका अलग मद से पैसा आएगा। अकाउंट यही तीनों होंगे, जो वर्तमान में चल रहा है उसी में आएगा। 15वें वित्त आयोग का जो खाता है उसी में आएगा जो नई योजना शुरू हुई है। पुरानी वाली जो शुरू हुई थी, काम हो रहा है, उसके लिए जो पैसा कम पड़ा है उसके लिए 14वें वित्त आयोग में, उसके भी पहले जाएंगे तो 13वें वित्त आयोग के लिए। लेकिन अब ये 2020-25 के लिए अब ये न के बराबर है, या कह सकते हैं अब इसका कोई रोल नहीं है। 10% इनका रोल है और बाकी 90% 15वें वित्त के खाते का रोल है। जैसे इसमें होता क्या है कि इसमें एक ही खाते में पैसा आता है लेकिन अलग अलग मद में। जैसे मान लीजिए स्कूल की मरम्मत करवानी है, टाइल्स लगवानी है, फैन लगवाना है, कुर्सी मेज बनवानी है, तो ये शिक्षा विभाग से आएगा, तो उसमें शिक्षा विभाग के लिए मद होगा। अब जो भी पैसा आया 10 लाख 5 लाख वो पूरा पैसा उसी में खर्च होना चाहिए। पंचायत भवन के लिए पैसा आया तो पंचायत भवन का एक अलग मद है, वो पूरा पैसा पंचायत भवन में ही खर्चा होना चाहिए, उसका पैसा स्कूल के लिए नहीं होना चाहिए या नाली खड़ंजे के लिए नहीं होना चाहिए। यानी कि जो सैकड़ों प्रकार के मद हैं, जैसे वितरण के लिए देना है तो समाज कल्याण की ओर से पैसा आएगा, समाज कल्याण विभाग की ओर से, तो उसका अलग मद होगा, वो पूरा पैसा उसी में होना चाहिए। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट के जो पैसे होते हैं वो अलग अलग मद में आते हैं, लेकिन खाता एक ही है, या फिर 2 है या फिर 3 है। अब 15वें वित्त आयोग यानी 2020 और 25 के लिए, यानी जो नई पंचायत का कार्यकाल है, इनके लिए अब सब ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन का मतलब जो ये खाते अभी छिपे हुए रहते थे, आम व्यक्ति नहीं जान पाता था कि प्रधान के खाते में कितना पैसा है, कहाँ से आया और कितना खर्च हुआ, ये आरटीआई के ही थ्रू पता होता था। तो जो प्रधान जी बताते थे वही मालूम चलता था। लेकिन अब ये ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन में क्या होगा कि गांव का, उस पर्सनल गांव में जो रहता है व्यक्ति, ग्राम सभा का सदस्य है, वह प्रधान के अकाउंट को सीधे चेक कर पाएगा कि कितना पैसा कहाँ से आया, इस समय कितना है और कितना पैसा निकल चुका है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने ये समझा कि प्रधान के कितने प्रकार के खाते होते हैं, उन खातों में कितने प्रकार से पैसा आता है, उसको किस तरह से प्रधान जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रधान अगर कोई धांधली करता है, जिस मद के लिए जो पैसा आया है उस कार्य के लिए अगर सही से इस्तेमाल नहीं हुआ तो गांव का व्यक्ति उसका विवरण कैसे पा सकता है, और गांव का व्यक्ति यदि संतुष्ट न हुआ उनके विवरण से तो वह कैसे प्रधान के खिलाफ शिकायत कर सकता है, सजा करवा सकता है। यह वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो की सबसे ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।